नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने मॉडर्न इंडिया को समझने की कोशिश की थी कि किस रेफरेंस पॉइंट से हम मॉडर्न इंडिया को समझ सकते हैं, जिसमें हमने 1707 से लेकर आगे 1947 तक के पार्ट को दो पार्ट में बांटा था। हमने जो शुरुआत के जो 150 साल थे उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिश ने अपना साम्राज्य विस्तार किया और कैसे उसी टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर, जो कि काफ़ी बड़ा एम्पायर है, तो धीरे धीरे कैसे उसका डिक्लाइन होता है और फाइनली 1857 आते आते मुग़ल साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। आपको मैंने ये भी बताया था कि हिस्ट्री का तात्पर्य ये नहीं है कि सिर्फ राजाओं ने युद्ध लड़े होंगे, साम्राज्य विस्तार किया गया होगा। सिर्फ यहीं तक इतिहास को हम समेट कर नहीं रख सकते। हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा और भी पहलू है और वो है भारतीय समाज और आर्थिक परिवर्तन, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़। तो ब्रिटिश ने एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसी में जो चेंजेस किए उसकी वजह से बहुत बड़ा परिवर्तन हमको उस समय के तत्कालीन समाज में देखने को मिलता है, जो कि ये बहुत बड़ा पहलू है। ठीक, साथ ही आज हम जिस पॉइंट पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है रेनेसां, यानी कि पुनर्जागरण। तो ये भी उन्हीं दिनों, जिन दिनों ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, जिन दिनों मुग़ल साम्राज्य का डिक्लाइन हो रहा था, जिन दिनों ब्रिटिश अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन कर रहे थे और एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक समाज में चेंज ला रहे थे, उसी दौरान हम देखते हैं कि समाज का एक पहलू और है जहाँ पर इन लोगों के विचारों से उस समय के लोग प्रभावित हो रहे थे। तो इसका छोटा सा बैकग्राउंड समझ लेना ज़रूरी है। रेनेसां मतलब पुनर्जागरण, जिसकी शुरुआत भारत में यूरोप की तुलना में अपेक्षाकृत काफ़ी लेट हुई, अर्थात 19वीं सेंचुरी में। ये बात 19वीं शताब्दी की है, जबकि जो यूरोप का जो रेनेसां है, जिसमें डिस्कवरी ऑफ मैन, इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमको समझाया गया है, वो 15वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। यूरोप में भी हम कह सकते हैं कि जो अंधकार युग था वो काफ़ी लंबे समय तक रहा और किस प्रकार से साइंटिफिक डिस्कवरीज ने वहाँ के लोगों को उस आवरण से बाहर निकाला और लोगों को सोचने का तरीका बताया। इसे हम कहते हैं रीज़न, ह्यूमन रीज़न कहते हैं इसको, कि व्यक्ति खुद अपनी बुद्धि भी लगा सकता है। ठीक, तो भारतीय समाज भी हम कह सकते हैं कि लगभग सोया हुआ समाज था उस समय का, जिनको जगाने का प्रयास जिन महापुरुषों ने किया है उनका भी उल्लेख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो बहुत ज़्यादा नाम तो मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं हमारे रेनेसां वाले पीरियड के, जिन्होंने सोए हुए समाज को एक नई दिशा दिखाई, ठीक, और उनको अपने पैरों पर खड़ा किया। ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है राजा राम मोहन रॉय से। यही हैं सबसे प्रमुख कैरेक्टर जिन्होंने तत्कालीन समाज को चुनौती दी होगी। ठीक, तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। कब करी? 1828 में। तो जब आप पढ़ें इनके बारे में, एक क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी इस वाले सेक्शन से आने की पूरी संभावना रहती है। जैसे पिछली बार पीसेस के प्री में इन्होंने जो गिफ्ट टू मोनोथीस्ट वाली जो बुक लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी, ये क्वेश्चन आया था। हालांकि उसको आयोग ने डिलीट कर दिया था बाद में, पता नहीं क्यों। लेकिन राजा राम मोहन रॉय हिस्ट्री पढ़ते समय मॉडर्न इंडिया वाली हमेशा इंपॉर्टेंट पात्र रहेंगे। ठीक है, इनको पढ़े वगैरह आप आगे नहीं बढ़ सकते कि किस तरीके से इन्होंने पंडित और पुरोहितवाद पर प्रहार किया, जो बुराइयां थी समाज की उसको उजागर किया है। एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, लेकिन भारत में जो अध्यात्म है वो किसी प्रकार से छिप गया, उसको उजागर करने का प्रयास किया है और पश्चिम देशों का जो विज्ञान है उसको साथ में लाने की बात कही है। द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इज व्हाट? द उपनिषद ऑफ इंडिया एंड द साइंस ऑफ वेस्ट कंट्रीज, दैट इज यूरोप। सो द बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, इस कॉम्बिनेशन को अगर साथ में लेकर चला जाए तो मानव का विकास किया जा सकता है। इनके बारे में आप पढ़िएगा,
इनके जो संदेश रहे होंगे जरूर क्रांतिकारी रहे होंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त घोषणा रही होगी उस समय जब इन्होंने इस तरह से बातें करना शुरू कर दी कि कैसे जो समाज में जो कुरीतियाँ थीं उन पर प्रहार करके सती सिस्टम का इन्होंने विरोध किया है, पुरोहितवाद का विरोध किया है ना, अवतारवाद के सिद्धांतों का खंडन किया है, लेकिन उपनिषद का पूरा सपोर्ट किया है इन्होंने। ठीक है, आध्यात्मिक जो हमारे उपनिषद में छिपे हुए हैं उनका इन्होंने पूरी तरीके से समर्थन किया है। तो इस तरीके से एक ऐसे मानव के निर्माण की इन्होंने कल्पना करी, अगर वो अंगीकार कर ले तो उसको आगे बढ़ने से या सबॉर्डिनेट और उसको सबॉर्डिनेट भी नहीं बनाया जा सकता। तो इनके संदेश धीरे धीरे ही सही लोगों तक पहुँचे, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ रही होगी जिसको अडॉप्ट करना, अर्थात इसका मतलब ये होगा कि अपने जीवन में चेंज करने वाली बात होगी। तो चेंज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कुछ लोग जरूर शिक्षित हुए होंगे और उन्होंने दूसरे लोगों को शिक्षित किया होगा। इसी प्रकार जब 19वीं शताब्दी के 3 क्वार्टर ख़त्म हो चुके थे तो 25 साल और रह गए थे। उसमें आते हैं 1875 में दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने भी एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि सच में ही 1500 ईसा पूर्व में आने की आवश्यकता नहीं है। गो बैक टू वेदास से यहाँ पर तात्पर्य यह है कि जो वैदिक मूल्य इतने वर्षों में खो चुके हैं, जिसमें बहुत भारी मात्रा में धूल लगी हुई है, उसको साफ करना है और वैदिक धर्म को अपने ओरिजिनल यानी कि अपने मूल तक ले जाना है। अर्थात कहाँ तक ले जाना है? गंगोत्री तक ले जाना है, जहाँ पर गंगा बिल्कुल अपने शुद्धतम रूप में है। तो इन्होंने भी इस प्रकार से उस समय के पुरोहितवाद पर उस प्रकार के पाखंड पर प्रहार ही किया और इस प्रकार लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया कि हमारा जो गुजरा हुआ कल है, जो इतिहास के पन्नों में गुम हो चुका है, वो भी काफ़ी वैभवशाली था। वी हैव अ ग्लोरियस पास्ट। तो जब लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि अच्छा हमारा भी ग्लोरियस पास्ट रहा है, तो हमें एक सुपीरियर फीलिंग डेवलपमेंट हो सकता है उस चीज़ का। तो वो जो सुपीरियर फीलिंग है, जो ब्रिटिश अपने आप को समझते हैं, अगर इंडियंस में वही फीलिंग जनरेट कर दी जाए तो वो अपने पैरों पर उठ खड़े होंगे और जो इनको सबऑर्डिनेट बना रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक। तीसरा, स्वामी विवेकानंद का नाम लिखा है हमने यहाँ पर, जो परिचय के मोहताज नहीं है और इन्होंने विश्व के मंच पर अमेरिका में 1893 में शिकागो में जब इन्होंने वेदांत के बारे में व्याख्यान दिया तो वो पूरा विश्व प्रसिद्ध है। इस प्रकार से वेदों के महत्व को इन्होंने विश्व के उस मंच पर रख दिया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका वाला भाषण आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय अध्यात्म का परिचय पश्चिम जगत तक ले जाने में स्वामी विवेकानंद की अभूतपूर्व भूमिका रही होगी, ट्रेमेंडस रोल प्ले किया होगा। वापस आते हैं और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने भी खास तौर पे युवाओं के लिए उनको जगाने का एक बहुत अथक प्रयास किया और आज भी इनके विचारों से काफ़ी युवा प्रेरित भी होते हैं और जागने का काम भी करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे समाज में एक बड़ा वर्ग और है, वो है मुसलमानों का। तो उसमें भी कई प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त थी, उसमें भी साइंटिफिक टेम्पर की बहुत कमी थी। तो उसको उजागर करने में सर सईद अहमद खान ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और अलीगढ़ मूवमेंट की स्थापना करी है। ये स्पेलिंग गलत लिख दी यहाँ पर, मूवमेंट अर्थात अलीगढ़ आंदोलन। तो इन सभी चैप्टर्स को जब आप पढ़ेंगे अपनी बुक से, मैं आप बताऊंगा किससे पढ़ना है, वही बताऊंगा लास्ट में, तो आपको पता चलेगा कि इनका कितना ट्रेमेंडस रोल रहा होगा लोगों को जगाने में। जगाने से मेरा मतलब नींद से जगाने नहीं, उठ जा, ये इस जगाने की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं उस फीलिंग की जिसकी वजह से ये लोग सदियों से सोए हुए हैं। ठीक है। इसी प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे कि कैसे इन्होंने विधवा विवाह के लिए, है ना, आप जानते ही हैं कि विधवाओं की स्थिति उन दिनों 19वीं शताब्दी के भारत में कैसी रही होगी। ठीक है, एक 22 साल की युवती अगर विधवा हो जाए तो उसको जीवन भर बहुत ही कठिन दौर से गुजरना होता था और वो दोबारा से विवाह करने के लिए पात्र नहीं मानी जाती थी समाज में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास करके 1855 से लेकर 1860 के बीच लगभग 25 विधवाओं का फिर से विवाह करवाया, जिसके लिए इनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार का समाज सुधार भी चल रहा था साथ साथ, रहनासा के साथ साथ। ठीक। महागोविंद रानाडे,
बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने भी अथक प्रयास किए समाज में जागृति पैदा करने के लिए। तो इसमें मैंने जो गिने चुने नाम लिखे हैं सिर्फ इतने ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आपको पढ़ने होंगे अपनी बुक से, ठीक है। तो उसको ढंग से पढ़िए और समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये चीज़ें चल रही थी उन दिनों 19वीं शताब्दी में, और कैसे उसका असर हमको 20वीं शताब्दी के आरंभ में देखने को मिलता है कि कैसे इनके विचारों से लोग जागे और उन जागे हुए लोगों को हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने दिशा दिखाई, लीड किया, ठीक है। तो एक पक्ष तो इसका ये है। अब एक चीज़ और पता लगानी है कि ये जो पुनर्जागरण का मूवमेंट है, पुनर्जागरण वाला जो फेज था इंडिया में, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम देखेंगे कि 2 प्रकार के मूवमेंट थे, ठीक है। इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, रिफॉर्म मूवमेंट अर्थात सुधारवादी आंदोलन, और एक होता है पुनरुद्धार यानी कि रिवाइवल मूवमेंट। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रह्म समाज किस प्रकार का आंदोलन था, तो आप इसको किसी ना किसी एक वर्ग में रखेंगे, लेकिन उसका जवाब ये है कि वो एक सुधारवादी आंदोलन था। तो ब्रह्म समाज क्या था? एक सुधारवादी आंदोलन का उदाहरण है। इसी प्रकार आर्य समाज की अगर हम बात करें तो वो किस प्रकार का आंदोलन था? वो था रिवाइवल मूवमेंट का। रामकृष्ण मूवमेंट को हम किस में रखेंगे? वो कॉम्बिनेशन है दोनों का, उसमें सुधारवादी चीज़ें भी हैं और उसमें पुनरुद्धार की भी बात करी गई है। इसी प्रकार मुसलमानों में भी, मुस्लिम समाज भी बहुत एक प्रकार से कह सकते हैं कि मौलवियों के चंगुल में था, उनको भी जगाना जरूरी था। तो उसमें सर सईद अहमद खान का नाम आता है। उन्होंने स्थापना करी किस चीज़ की? अलीगढ़ मूवमेंट की, ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे? सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत रखेंगे। इनके भी विचार बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से पढ़े जा सकते हैं। ये कहते थे कि अगर धर्म में समय के साथ परिवर्तन ना किया जाए तो वो जड़ हो जाएगा, फॉसिलिसाइज्ड हो जाएगा, अर्थात समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो ये मुस्लिम छात्रों को मौलवियों और जो मदरसों में जो पढ़ाई चला करती थी उसके चंगुल से छुड़ाने का प्रयास करते थे। एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करवाना चाहते थे, रीजनिंग डेवलप करवाना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है कि कुछ संदेश इनका भी पहुंचा होगा। तो कलेक्टिवली ये जो एफर्ट किए गए है ना 19वीं शताब्दी में, उसका जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत गहरा असर पड़ा होगा। और फिर 20वीं शताब्दी के आरंभ में हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने पूरे चरम पे है और कई सारे नेताओं के नाम आप पढ़ेंगे अगले हमारे एपिसोड में। तो फिलहाल आज के बाद जब तक मेरा दूसरा वीडियो नहीं आ जाता, मैं जल्दी बनाऊंगा उसको, आपके लिए होमवर्क ये है कि रेनेसां वाला जो पोर्शन है हिस्ट्री का उसको ज़रा गंभीरता से पढ़िए, ठीक। अब मैं बताने जा रहा हूँ बुक। बिपिन चंद्र की बुक का नाम हर किसी ने सुना होगा। वो जो पतली वाली किताब है जो पहले कभी एनसीईआरटी हुआ करती थी, ये ओल्ड एनसीईआरटी है और आज भी यूपीएससी इसको फॉलो करता है। और आज की डेट में ये ओल्ड एनसीईआरटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ओरिएंट ब्लैक स्वान जो पब्लिशर है वो इसको पब्लिश करता है अभी भी, तो उससे पढ़िए आप इसको, ठीक है। उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फैक्चुअल नॉलेज के लिए आप किरण प्रकाशन की बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रयागराज से छपती है। बहुत ही शानदार बुक है और उसमें हिस्ट्री के 3 पोर्शन दिए हुए हैं, ठीक। तो ये लेक्चर जो है वो सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए है कि मॉडर्न इंडिया में एक ये पार्ट भी है जिसको गंभीरता से पढ़ना आवश्यक है, ठीक। तो इन 2 बुक्स का सहारा लेकर आप इसको 2 से 3 दिन के अंदर इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और कोशिश करेगा कि इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो कभी किसी लेक्चर में आपको 10-12 क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक। तो तब तक बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। फॉर्म की लास्ट डेट 29 सितंबर है आरओ वाली, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने भर दिया होगा और होपफुली आपने पिछला लेक्चर मेरा देखा भी होगा और उस संभवतः उससे लाभ भी हुआ होगा आपको। तो हो सके तो ये लेक्चर भी पूरा देखिए और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकता हूँ। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।